जॉनी सिंस की जय हो। This is episode 3. My name is Yash and welcome to the Dark Psychology and Manipulation video series. By the way, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं एंड आई नो कि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, सो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज में आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। देरी नहीं करते हैं, ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं, बट उसके पहले अगर आपने इस सीरीज के बाकी पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ज़रूर उनको चेकआउट कीजिएगा, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं। वो भी आपको पहले से और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा अवेयर बनाने के लिए हेल्प करेंगे। सो देरी नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट द डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन वीडियो सीरीज। दिस इज एपिसोड 3। पॉइंट नंबर 1, यूजिंग अ रिवर्स साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी कहा जाए या फिर ये टेक्निक हम सभी लोगों के बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बिकॉज आप कितनों से कितना अमीर हो, आप कितनों से कितना गरीब हो, आप मिडिल क्लास हो या आप कैसे भी हो, आपके दोस्तों के सामने आपकी इमेज सेम ही रहने वाली है। और दोस्त या फ्रेंड्स जब आपका मजाक उड़ाने आते हैं तो वो रुकते नहीं है। जहाँ भी दोस्त से ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे वहाँ पर मान के चलो किसी एक पर्सन की तो शामत आने वाली है। ये सिर्फ फ्रेंड्स के लिए नहीं है ये टेक्निक। जब आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाए, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दोस्तों में मजाक उड़ाया जाए, ऑफिस में या कहीं भी आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है जहाँ पर वो मजाक आपसे सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो दोस्तों के बीच मजाक मस्ती चलता है, बट जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जब ये सहन से बाहर हो जाए, उस टाइम पे आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक का यूज़ करने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी जो कि थोड़ी सी ज़्यादा टफ है। आपको बेशरम बनना पड़ेगा। आपको बेशरम बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बेशरम बनना पड़ेगा, बेशरम मूवी वाला बेशरम बनना पड़ेगा, बिकॉज आपको खुद का मजाक उड़ाना सीखना होगा। क्योंकि जो खुद का मजाक उड़ा सकता है उसका कोई ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाता, और लोग उससे हल्का सा फेयर या डरते भी हैं, क्योंकि जो खुद का मजाक उड़ा सकता है वो सामने वाले का तो फिर शामत ला देगा, खटिया खड़ी कर देगा कहना चाहिए। सो आपको खुद का मजाक बनाते आना चाहिए। अगर आप किसी ग्रुप में अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, अगर उसके पहले आप ही खुद के बारे में अवेयर होकर अपना मजाक उड़ा सकते हैं, इस सिचुएशन में सामने वाला आपसे ऑलरेडी फेयर खाएगा, ऑलरेडी डरेगा कि यार मैं जिस चीज़ में इसका मजाक उड़ाने वाला था इसने तो खुद ही उड़ा लिया, अब अगर ये मेरा मजाक उड़ाने में आएगा तो ये किस हद तक जा सकता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई है ना, जिससे आप इस चीज़ को डिफेंड कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है या फिर अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए जिससे आप निकलना चाहते तो एक पॉज लो, एक्सेप्ट करो चीज़ों को कि हाँ भाई मेरा ऐसा ही है। अब बता तो एक चीज़ मेरे को याद आई, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जाकिर खान का एक शो देखा था मैंने, जाकिर खान का एक शो देखा था, अगर आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। हाँ तो ठीक है, इस हाथों को यूज़ रखना बस हो गया। जैसे कि कोई आपका मोटापे का मजाक उड़ा रहा है कि भाई बहुत मोटा हो गया है, ये वो, देखो मोटा हो गया वो तो पतला हो सकते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा है और बहुत ज़्यादा ही उड़ा रहा है, मतलब वो एक तरीके से बुली कर रहा है, तो सिर्फ एक वर्ड हाँ तो तेरे बाप का खाया तो क्या, मेरा पेट मेरी मर्जी, तेरा क्या जा रहा है भाई, क्या मैं तेरा खा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, नहीं समझ रहे। ये हाँ तो भी बहुत काम करेगा, बेशरम बनना पड़ेगा, आपको खुद का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाना पड़ेगा। एंड सेकंड ऑप्शन ये है कि हम एक ऐसा एपिक रिप्लाई देना सीखना होगा जिससे सामने वाले की बोलती ही बंद हो जाएगी। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ये जस्ट एक सिनेरियो है। तो सपोज करो कि कोई आपके बाल झड़ने, आपके गंजेपन का मजाक उड़ा रहा है, तब आप उसको ऐसा क्या एपिक रिप्लाई दे सकते हो। आप उसको ये बोल सकते हो कि सुन, तूने जेफ बेजोस, एंड्रू टेट और सर द लेजेंड जॉनी सिंस का नाम सुना है? इन तीनों के भी बाल नहीं है, एक काम कर फटाफट से मेरा ऑटोग्राफ ले ले, क्योंकि बेटा अगर कल को मैं इनकी तरह बन गया ना, इतना बड़ा आदमी बन गया ना, तो ऑटोग्राफ मांगता रहियो, मैं दूंगा नहीं। आप ये भी बोल सकते हो, सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी। जॉनी सिंस की जय हो। तो आप समझ गए ना कि आपको किस तरह का एपिक रिप्लाई देना। कभी कभी इस एपिक रिप्लाई का भी एपिक रिप्लाई जाता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है आपको। और साथ में एक चीज़ और, खुद का मजाक उड़ाना सीखो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे सामने वाले की एक तरीके से फट जाएगी। वो यही सोचेगा जो बंदा खुद का मजाक उड़ा सकता है, भाई वो अगर मेरा मजाक उड़ाने में आएगा तो किस हद तक जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव हिडन कमांड्स। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बस आपको एक काम करना है, अपनी आंखें बंद करनी है। जल्दी आंखें बंद करो यार, वीडियो आगे ही बढ़ाना है। ओके, सो अपनी आंखें बंद कर ली। अब मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, मैं जो वर्ड्स बोलूँगा, उनको आपको इमेजिन नहीं करना है, वो आपको नहीं सोचना है। ठीक है, मैं जो बोलूँगा आपको वो नहीं सोचना है। आंखें बंद करो, एक बार एक्सपेरिमेंट को ट्राई करके देखते हैं। बी सीरियस, आंखें बंद करो जल्दी। ठीक है, सो मैं बोलने वाला हूँ, सो अपनी आंखें बंद करो फटाफट से। मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं सोचना है। ठीक है,
एक काला हाथी जिसके सफ़ेद पंख हैं और वो उड़ने का ट्राई कर रहा है पर गिर जा रहा है। दूसरा, एक बाइक चलाता हुआ भालू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बिल्ली जिसने ब्लैक कलर का मास्क पहना है। कि सब जिन लोगों ने भी मेरी बात मान के अपनी आंखें बंद की होगी, ये चीज़ जो मैंने आपको बोला था कि नहीं सोचना है, आपने एग्जैक्ट यही सोचा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अनदर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं जो बोलूँगा वो आपको नहीं सोचना है। हम में से कितने लोगों ने बचपन में कच्ची कैरी या फिर कहना चाहिए कच्चा आम खाया था? वो पेड़ से टूटा हुआ हरा हरा कच्चा आम जिसको बेहतरीन धो करके बारीक बारीक काट के उसमें बेहतरीन नमक और मिर्च डाल करके एक पीस ऐसे उठा करके मुंह में खाने में आई, हाय हाय कितना मज़ा जाता था। आ गया ना मुंह में पानी मेरा मना करने के बाद में आपने वही सोचा ना जो मैंने मना किया था। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव हिडन कमांड्स, जिसमें सामने वाला आपको बोलता नहीं है बट आपको एक ऐसा हिंट देता है जिसमें आप चाहो ना चाहो वही सोचते हो जो सामने वाला आपको सोचने पर मजबूर कर देता है और जो सामने वाला चाहता है कि आप ये सोचो। तो इस बात का ध्यान रखो कि कब आप सामने वाले की बातों को सुनकर खुद से सोच रहे हो या फिर सामने वाला आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, आपको फोर्स कर रहा है, वो भी आपको बिना पता लगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि बहुत बार ये हमारे कहना चाहिए नॉर्मल रूटीन में हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसा चीज़ करते हैं। सेल्स वाले भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इतना याद रखना। कोर्स वाले भी, इवन सोशल मीडिया के में बहुत ज़्यादा हमारे साथ ये किया जाता है। हमें बार बार वही एड्स दिखाए जाते हैं, बार बार उस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है। आपने देखा ही होगा, अगर आप फ़ोन के सामने कोई भी चीज़ बोल दो उसके एड्स आपको इंस्टाग्राम हर एक जगह दिखने लगेंगे। वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, वो आपको उस चीज़ को लेने पर मजबूर कर देंगे कि भैया आप ले लो, इसमें डिस्काउंट चल रहा है, देख लो। वो बार बार वही चीज़ को लाएंगे और आप खरीद तो लोगे ही लोगे, है ना। सो इस चीज़ का ध्यान रखो कि कौन आपको क्या सोचने पर मजबूर कर रहा है या आप खुद से सोच रहे हो। तो बी अवेयर, इस चीज़ से बच के रहो। और अगर आपको भी इस चीज़ का यूज़ करना है तो सिंपल है, सामने वाले के माइंड में ऐसी फ्रेमिंग करो कि आप जो करवाना चाहते हो सामने वाला वही करे। पॉइंट नंबर 3, हुकिंग ट्रैप एंड एंकरिंग बायर्स। अगर आपने कहीं भी शिप देखी होगी टीवी में, फ़ोन में या फिर रियलिटी में देखी होगी तो उसमें आपने इस टाइप का टी या फिर कहा जाए एक्स देखा होगा, जिसे हम पानी में फेंकते हैं और शिप वहीं की वहीं रुक जाता है। इसे ही हम एंकर कहते हैं। बट मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल आई गया तो पहले के एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आप जब कभी भी किसी चीज़ की शॉपिंग करते हो, मान लो एक बाइक खरीदते हो, तो अगर आप पहले शोरूम में जाते हो, वहाँ सपोज करो कोई भी एक बाइक है, उसका एक प्राइस है 1,20,000। अब आप सोच रहे हो कि मैं इसी चीज़ को एक काम करता हूँ, अपने आई साइड के और भी शोरूम में जाके एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ बढ़िया मिल रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने जो पहला बार जो आपने अमाउंट देखा है वो अमाउंट आपके माइंड में बैठ जाएगा। अब जब आप किसी शोरूम में जाओगे तो आप उस अमाउंट, उस 1,20,000 से आप हर एक बाइक के प्राइस को कंपेयर करोगे। कहीं ना कहीं आप कंपेयर करोगे ही करोगे, भले सामने वाला जो शोरूम वाला है वो आपको ज़्यादा फैसिलिटी दे, बट आपको लगेगा कि मेरे को ये 1,20,000 के अंदर ही चाहिए, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि हाँ यार, जो पहला जो अमाउंट हमें मिला है जो कि कम है, अगर उससे और कम मिल गया तो अच्छी बात है, बट उससे ऊपर मिलेगा तो आपका लेने का मन नहीं करेगा। आप उस पास्ट चीज़ में, उस पास्ट की चीज़ में, उसमें हुक करके उसमें अटक के रहोगे। इसी तरीके से हमारे डिसीजन भी होते हैं कि हमें अपने पास्ट की चीज़ों में अटका के रख देते हैं कि यार पिछले बार हमारे साथ ऐसा हुआ था, सो आगे भी ना हो जाए, इस चक्कर हम डिसीजन नहीं लेते। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो अपनी पास्ट वाली चीज़ को ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होने दो। बिल्कुल उस एंकर की तरह जो शिप को अटका कर, रोक कर रखता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। हो सकता है अगर हम आगे बढ़े तो हमें और बेटर चीज़ें मिले ताकि हमें बाद में कोई और फ़ायदा हो, बट क्योंकि हम वहाँ पर हुक हो जाते हैं, वहाँ अटक जाते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते। इवन बहुत बार ये होता है कि हमें कुछ नया, कुछ न्यू चीज़ स्टार्ट करनी है तो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं और वो चीज़ स्टार्ट नहीं करते, बिकॉज हम सोचते हैं कि यार हम 2 से 3 बार तो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, कहीं इस बार भी फेल ना हो जाए, कहीं ये इस बार भी वैसा ही ना हो जाए जैसा पिछली बार चुका था, कहीं मैं इस बिजनेस में फिर से फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरा यहाँ सिलेक्शन ना हो, बिकॉज पिछली बार तो हुआ नहीं था। और ये चीज़ बहुत बार मैंने देखी है कि जो एस्पिरेंट होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट होते हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो IAS, जो भी चीज़ें, मुझे ज़्यादा इस बारे में पता नहीं है, बट फिर भी वो इसी चीज़ में हुक हो जाती है कि यार पिछले बार भी नहीं हुआ था, इस बार भी शायद नहीं हो पाएगा। बट वी नो कि अगर मान लो वो उस बार ट्राई करते तो शायद उनका हो जाता, या इस बार हम बिज़नेस करते तो शायद वो बिज़नेस चल जाता। ज़रूरी नहीं कि पिछला बिज़नेस नहीं चला तो इस बार भी नहीं चलेगा। विराट कोहली का एक थॉट है यहाँ पर, विराट कोहली की एक लाइन है कि फेलियर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक घड़ी सक्सेस हमें उतना कुछ नहीं सिखाती। How do you handle failures, man? Failures? Yeah. Failures are the most important thing in life because success doesn't teach you as much. It boosts your ego. सक्सेस हमें सिर्फ खाली एक तरीके से घमंड देती है, कुछ लोगों को तो देती है, बाकी लोग को पता नहीं, बट फेलियर हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो फेलियर को ध्यान रखो, और अगर इस टेक्निक का अगर आपको किसी के लिए यूज़ करना तो
बहुत आसान है। उसको गिल्ट में डालो, उसको बताओ कि यार तेरे पिछले बार भी नहीं हुआ था, तू 2-3 बार फेल हो चुका है, देख इस बार ट्राई मत कर, नहीं तो तेरे पास जो है वो भी तू खो देगा। समझ रहे हो? बट इस टेक्निक का यूज़ मत करना, मैं सही बता रहा हूँ, बेकार है, कुछ मामलों में तो बेकार ही है। और आप अपने आप को अवेयर रखो ताकि आप इस ट्रैप में ना फंसो, ताकि कोई आपका करीबी आपको इस ट्रैप में ना फंसाए। बहुत बार हमें हमारा करीबी है इस ट्रैप में फंसाने का ट्राई करता है कि भाई देख तूने पिछले 2-3 बिजनेसों में नुकसान तो खा ही गया है ना, तू इस बार भी करेगा और तू इस बार भी नुकसान हो जाएगा। तेरे घर वाले क्या बोलेंगे, तेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, तेरी फियांसे क्या बोलेगी, फियांसे है तो। सो इस चीज़ का ध्यान रखो। और एक चीज़ और, बहुत बार हमें जो गिराने वाले होते हैं वो हमारे करीबी ही होते हैं, बाहर का कोई नहीं होता, क्योंकि बाहर के लोगों को तो हमसे मतलब भी नहीं है। पॉइंट नंबर 4, लव बॉम्बिंग, मतलब प्यार की बारिश। ये ज़्यादातर उनके साथ होता है जो बहुत ज़्यादा लोनली होते हैं या जिनके पास बात करने के लिए ज़्यादा कोई नहीं होता, फीलिंग शेयर करने के लिए ज़्यादा कोई नहीं होता, ये उन्हीं के साथ ज़्यादा होता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक लड़का है जो बहुत ज़्यादा लोनली है, बहुत ज़्यादा अकेला, उसके ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है। अब उसकी लाइफ में सडनली एक लड़की आती है जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार देती है, उसको अपना 100% देती है, लड़का भी अपना 100% देता है, वो उससे दिन रात बातें करता है, अपनी सारी फीलिंग शेयर करता है, इमोशनली उससे इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है, लड़की भी उसको इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच करवाती है। रोज़ प्यार भरी बातें हो रही है, रात रात भर बातें हो रही है, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, काफ़ी बार ये नॉर्मल रहता है। बट हम लव बॉम्बिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर लड़की अपना बहुत ज़्यादा प्यार की बारिश करती है, कहना चाहिए, उसको इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच करवा लेती है कि लड़की जो बोलेगी वही होगा। इसलिए आपने बहुत बार देखा भी होगा कि शादी के बाद कुछ लड़के बदल जाते हैं, उनके घर वाले बोलते हैं ये तो लड़की के प्यार में पड़ गया है, ठीक है, वो जो बोलती है वही करता है। ये उसी टाइप के लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट धीरे धीरे चल के क्या होता है कि फिर इनके बीच में कलेश होना शुरू होते हैं। और ज़्यादातर इस मामलों में ये देखा गया है कि ऐसी लड़कियाँ एक बहुत अमीर लड़के को ढूंढती है, सिंगल लड़के को ढूंढती है, उनसे शादी करती है और एक टाइम के बाद उनसे डिवोर्स लेती है, उनसे एक बड़े अमाउंट एलिमनी की मांग करती है। लाइक रिसेंटली हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो यूवी चहल हो, चाहे वो अतुल सुभाष जैसे इनोसेंट पर्सन हो, जिन्होंने डिप्रेशन या इतने सारे ट्रॉमा में आकर के सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लिया। समझ रहे हो? तो इस हद तक कहना चाहिए ये सिचुएशन बिगड़ जाती है। इसे ही लव बॉम्बिंग कहते हैं, जिसमें वो प्यार की इतनी ज़्यादा बारिश करती हैं और फिर सडनली उनका काट के चली जाती है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सामने वाला टूट के बिखर जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लड़कों के साथ ही हो, ये लड़कियों के साथ भी होता है। सो इसीलिए बी अवेयर, ज़्यादा अकेले मत रहो, दोस्त बनाओ, लव योर सेल्फ, बिकॉज एट द एंड जो मैंने देखा है कि रिलेटिव से ज़्यादा अगर आपकी कोई हेल्प या आपका कोई साथ देता है तो वो आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्त बनाओ यार, दुनिया बहुत प्यारी है और लोग भी बहुत प्यारे हैं। पॉइंट नंबर 5, गैस लाइटिंग। एक लाइन में अगर इस चीज़ को समझाऊं तो ये मान लो कि खुद गलती करके सामने वाले के ऊपर पूरा ब्लेम डाल देना। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। सपोज करो एक लड़का लड़की एक रिलेशनशिप में, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा था, बट धीरे धीरे उनकी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि लड़के ने बाहर एक और रिलेशन अपना बनाना शुरू कर दिया, एक और लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में आ चुका है, उसके साथ वो फिजिकल हो गया, लेकिन उसकी जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी उसको ये चीज़ पता चल गई। और जब वो इस टॉपिक में अपने बॉयफ्रेंड या उस लड़के से बात करने गई तो लड़का क्या कहता है कि मैं अलग से एक और रिलेशनशिप पता है क्यों बनाया हूँ, सिर्फ तुम्हारे कारण, क्योंकि हमारे बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी, तो मेरे को इतना ज़्यादा इमोशनली वीक कर रही थी, तो मेरे को फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, अब मेरे को अपनी नीड तो पूरी करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए मैं बाहर जाके रिलेशन बनाया, नहीं तो मैं बनाता नहीं। इसका रीज़न सिर्फ तुम और तुम ही हो। इसका मतलब समझे, गलती खुद करा बट ब्लेम सामने वाले के ऊपर डाल दिया, सामने वाले को गिल्ट में डाल दिया। एक मैनिपुलेटर सामने वाले को बातों ही बातों में इतना गिल्ट में डाल देगा कि वो उसको लगे कि हाँ यार शायद मेरी ही गलती हो, शायद मैंने ही प्यार में कुछ कमी कर दी हो। इवन एक चीज़ और देखना, यहाँ पर मैं इस टॉपिक से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। एक मैनिपुलेटर क्या कर सकता है कि वो आपसे कोई काम तो कराएगा, ठीक है, पहले आपको बोलेगा कि हाँ यार काम कर दो, फिर मना कर देगा कि नहीं यार ठीक है मैं खुद कर लूँगा, और फिर आप बोलोगे कि नहीं यार ठीक है प्लीज़ 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 मैं तुम्हारा काम कर दूँगी कह के। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कहीं ये बुरा ना मान जाए, और फिर वो एंड में बोलेगा हाँ ठीक है कर दो। अब इस चीज़ में क्या हुआ, मैं आपने सामने वाले का काम तो किया बट गिल्ट में एक तरीके से किया कि ये कहीं ये बुरा ना मान जाए। तो इस चीज़ में समझ के अब क्या हुआ
कि गलती खुद करी, ब्लेम सामने वाले के ऊपर डाल दिया। दिस इज कॉल्ड गैस लाइटिंग। देखो ये बहुत गलत बात है कि आप किसी एक के साथ कमिटेड हैं, उसके बाद आप किसी और के साथ रिलेशन रखते हैं, प्लस सामने वाले को ब्लेम करते हैं। इसे ही गैस लाइटिंग कहते हैं। इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा बच के रहना, और आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखो ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता, ये बहुत सारी चीज़ों में होता है, बिजनेस में होता है। इस टेक्निक का यूज़ ज़्यादातर मैंने देखा पॉलिटिशियन भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई बड़ा कांड होगा, कोई पुल्ड है गया, कुछ भी हो गया, उसमें वो कुछ टाइम के लिए पहले तो शांत रहेंगे, फिर सडनली आएंगे, ऑपोजिशन पे ब्लेम डाल देंगे या फिर किसी और पे ब्लेम डाल देंगे, फलाना फलाना पे ब्लेम डाल देंगे, और वहाँ से चुपचाप से बच के निकल जाएंगे, सिंपैथी गेन करके वहाँ से निकल जाएंगे कि हमने जो लोग उस पुल में ख़त्म हुए हैं उनके परिवार को इतना मुआवजा दिया है, देखिए हमने उनके परिवार वालों को एक सरकारी नौकरी तक दे दी है, कहके, है ना। परिवार वाले खुश हो गए, यहाँ से उनको वोट मिल गया, बट एट द एंड जो कांड हुआ वो एक तरीके से गायब हो जाएगा। या फिर वो क्या करेंगे, हिंदू मुस्लिम को बीच में ले आएंगे, ठीक है। जो मेन टॉपिक था वो साइड में रखा हो जाएगा, यहाँ पर लेकिन पहले सामने वाला जाएगा। रिलीजियस को बीच में ला करके वो कहना चाहिए बच जाते, है ना, किसी और पे ब्लेम डाल देते, खुद की गलती नहीं मानेंगे। तो दिस इज कॉल्ड गैस लाइटिंग। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बच के रहो। इवन ये इलेक्शंस में भी बहुत ज़्यादा होता है। अब आप दिमाग लगाओ कि ये इलेक्शंस में कैसे यूज़ होता है, ये आपका होमवर्क है एक तरीके से, मान लो। सो इस चीज़ से बच के रहो, अपना स्टैंड लेना सीखो, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना सीखो, ताकि कोई आपका कभी फ़ायदा ना उठा सके। सो बी अवेयर, बी स्मार्ट। सो ये थे इस वीडियो के 5 पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई नो एंड आई होप दोनों चीज़ कि आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो यार। मेरे को उस दीवार में सिल्वर प्ले बटन चाहिए है, इसलिए ज़्यादा डिमांड तो नहीं कर दिया ना, नहीं इतना तो चलता है। ओके, सो बी अवेयर, बी स्मार्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, मज़े करो लाइफ के। लाइफ बहुत ज़्यादा प्यारी है।